Question A. Which of the following theorem is used to identify the resistance of the speaker that must be matched to the audio power amplifier to obtain the highest output? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल 5 तरह के होते हैं। देखिए पहला डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जब उस पर चुंबकीय क्षेत्र H लगाया जाता है तो उनका डाइपोल उसके विपरीत एलाइंड हो जाता है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र H अप्लाई किया जाता है तो उसके डाइपोल रैंडम ओरिएंटेशन में एलाइन हो जाते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल। फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल में जब चुंबकीय क्षेत्र H को लगाया जाता है तो वे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के तरफ ही उनके सभी डाइपोल एलाइन हो जाते हैं। अब देखिए फेर्री मैग्नेटिक मटेरियल। फेर्री मैग्नेटिक मटेरियल में जब चुंबकीय क्षेत्र H लगाते हैं तो उसमें जो डाइपोल होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल वे असमान प्रकृति के, मतलब कि एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तथा एक का मैग्नीट्यूड कम, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डाइपोल लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा तथा कम परिमाण का डाइपोल उसके विपरीत एलाइन होता है। अब देखिए तीसरा एंटी फेर्रोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है कि समान परिणाम के, मतलब कि दो डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट एलाइन हो जाते हैं, चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिन अरेंजमेंट सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें देखिए जो है यह जो ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन रैंडम ओरिएंटेशन वाला जो अलाइनमेंट है वही सही होगा। देखिए क्वेश्चन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग Vs इज ए लीनियर डिपेंडेंट सोर्स। तो देखिए लीनियर डिपेंडेंस का मतलब कि Vs प्रोपोर्शनल X, मतलब कि कोई किसी एक ही चर पर क्या आगे प्रोपोर्शनल हो तो उसे लीनियर बोला जाता है, जैसे y बराबर mx। तो अब देखेंगे कि इसके अनुरूप का कौन सा ऑप्शन है। तो इसके अनुरूप का Vs बराबर 0.6 गुणे के I1 प्लस 14 गुणे के V2 यही एक लीनियर दिख रहा है। जैसे देखिए ऑप्शन में दिया है y बराबर x, बी ऑप्शन y बराबर x स्क्वायर, सी ऑप्शन y बराबर कर्ड़ी में x, डी ऑप्शन y बराबर log x। इसमें से कौन लीनियर है? तो इसमें से y बराबर x लीनियर है, बाकी सभी नॉन लीनियर है। अतः देखिए ऑप्शन ए को देखें तो दिया है Vs बराबर 0.6 गुणे I1 गुणे V2। यहाँ पर देखिए I1 V1 जो कि दो ठो चर गुणा में है, अतः यह लीनियर कभी नहीं होगा। देखिए वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू r का मान 1 होता है तथा रिलेटिव परमिएबिलिटी तथा सस्पेक्सिबिलिटी में जो रिलेशन होता है म्यू r बराबर 1 प्लस काई एम। यहाँ पे काई एम जो है वह काई एम सस्पेक्टिबिलिटी है। तो देखिए रिलेटिव का परमिएबिलिटी म्यू r का मान 1 होता है, तो यहाँ से 1 बराबर 1 प्लस काई एम, यानी यहाँ पे काई एम का मान 0 हो जाएगा, मतलब वैक्यूम के लिए सस्पेक्टिबिलिटी का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट ए टोरॉइडल मैग्नेट हैज नो एयर गैप। तो यह वाला भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि टोरॉइड मैग्नेट में कोई भी एयर गैप नहीं होता है, जैसा कि चित्र में टोरॉइड का फिगर दिखाया गया है। देखिए
क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड लोकलाइज कैपेसिटेंस मेथड फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए नॉमिनल टी मेथड का यूज किया जाता है, नॉमिनल पाई मेथड का भी यूज किया जाता है तथा नॉमिनल जेड मेथड का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः यही आंसर सही होगा। अब देखिए इंड कंडेंसर मेथड क्या होता है। तो जब रिसीविंग इंड पर कैपेसिटेंस लगा दिया जाता है तो उसे इंड कंडेंसर मेथड बोला जाता है। जैसे यहाँ पे इंड कंडेंसर मेथड का फिगर बनाया गया है, सेंडिंग इंड पर Vs तथा रिसीविंग इंड पर Vr बनाया गया है तथा देखिए यहाँ पे एक ठो क्षैतिज ब्रांच है जिसे जेड लिखा गया है तथा एक ठो जो संट के रूप में है उसे वाई से डिनोट किया गया है तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट IC चार्जिंग करंट है तथा देखिए सेंडिंग एंड से जाने वाली करंट IS तथा रिसीविंग एंड पर प्राप्त करंट IR है। क्वेश्चन दिया है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड कांस्टेंट फॉर ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग द नॉमिनल पाई मेथड कांस्टेंट B इज गिवन बाई। तो जेड से B कोऑर्डिनेट किया जाता है। देखिए पाई मेथड क्या होता है। तो पाई मेथड में जो होता है बीच में इम्पीडेंस होता है तथा उसके आजू बाजू एडमिटेंस होता है, जैसे कि चित्रानुसार दिखाया गया है। बीच में जेड तथा उसके अगल बगल में y/2 एडमिटेंस को दिखाया गया है। अब देखिए इसमें जो इसका आव्यूह बनता है 2x2 वाला AB तथा CD, इसमें A का मान A का मान जो होता है 1 + YZ/2 तथा B का मान Z होता है तथा C का मान Y कोष्टक में 1 + YZ/4 कोष्टक बंद तथा D का मान 1 + YZ/2, मतलब कि इसमें जो B अवयव है उसका मान Z होगा। अब देखिए नॉमिनल टी मेथड के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो नॉमिनल टी का देखिए फिगर बनाया गया है। बीच में जो होता है कि एडमिटेंस Y होता है तथा उसके आजू बाजू Z/2 इम्पीडेंस होता है। इसका देखिए अव्यूह 2x2 वाला इस प्रकार बनता है कि A बराबर होता है 1 + YZ/2 तथा B बराबर होता है Z कोष्टक में 1 + YZ/4 कोष्टक बंद तथा यहाँ पे C बराबर होता है Y और D बराबर होता है 1 + YZ/2। किसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आती है जब कॉपर लॉस का मान कोर लॉस के बराबर हो जाता है। देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस का मान होता है x² × PCU तथा कोर लॉस का मान होता है PC कोर, यानी कि कोर लॉस बराबर x² × PCU। ध्यान दीजिए कॉपर लॉस बराबर होता है x² गुणा के फुल लोड कॉपर लॉस। ध्यान दीजिए कि ट्रांसफार्मर में दो ठो रेशियो होता है। एक ठो ट्रांसफार्मेशन रेशियो जिसे K से डिनोट किया जाता है तथा K बराबर होता है N2/N1। दूसरा होता है टर्न रेशियो, इसको A से डिनोट किया जाता है तथा इसका मान होता है N1/N2। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मेशन रेशियो यानी N2/N1 का मान पूछा है। तो N2/N1 बराबर होता है V2/V1। ध्यान दीजिए
यहाँ पे n2 का मान जो है कि 100 है तथा n1 का मान 25 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान हो जाएगा 100/25 यानी 4 आ जाएगा। देखिए मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर क्या होता है। तो मैग्नेटिक लीकेज फैक्टर को मैग्नेटिक लीकेज कोफिशिएंट भी बोला जाता है। इसका मान होता है टोटल फ्लक्स बटा के यूजफुल फ्लक्स। इसको बोल सकते हैं फ्लक्स इन एयर पाथ, नहीं फ्लक्स इन आयरन पाथ बटे के फ्लक्स इन एयर गैप। मतलब कि आयरन पाथ में जो फ्लक्स है उसके अनुपात फ्लक्स जो कि एयर गैप में है उसे निकाल देंगे तो वह लीकेज कोफिशिएंट हो जाता है। देखिए लीकेज कोफिशिएंट का मान 1.1 से 1.25 तक होता है। देखिए डायनामोमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी बराबर होता है पीसी कॉइल में करंट गुणा के मूविंग कॉइल में करंट गुणा के डीएम बटे के डी थीटा, यानी कि आई पी सी गुणे के आई एम सी गुणे के डीएम बटा के डी थीटा। देखिए डायनामोमीटर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ से देखें तो डायनामोमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट तथा करंट जो कि फिक्स कॉइल में फ्लो हो रही है तथा दूसरी करंट जो कि मूविंग कॉइल में फ्लो हो रही है, दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर यहीं पे बात करें मूविंग आयरन में क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो मूविंग आयरन टाइप मीटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसका मान टी डी बराबर होता है आई स्क्वायर बटे के 2 अलग से गुणा में डी एल अपान डी थीटा। देखिए यहाँ पे एक फिगर है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। इस पे देखिए फार्मर के ऊपर जो है कि मूविंग कॉइल लपेटी गई है तथा देखिए एन और एस परमानेंट मैग्नेट है तथा नीचे देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है। नीचे ऊपर देखिए एक ठो पॉइंटर लगा हुआ है, देखिए एक ठो स्पिंडल लगा हुआ है, तो देखिए सॉफ्ट आयरन का योक लगा हुआ है। तो देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग प्रोवाइड होता है वह ईडी करंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि जो एल्युमिनियम का फार्मर है उसमें ईडी करंट इंड्यूस हो जाती है जो कि अपने कॉज का विरोध करती है, अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। देखिए ईडी करंट डैम्पिंग आयरन कोर के अंदर इंड्यूस हो सकता है, दूसरा एल्युमिनियम फार्मर के अंदर इंड्यूस हो सकता है, तीसरा किसी भी कॉइल के अंदर ईडी करंट इंड्यूस हो सकता है। क्वेश्चन दिया है इन द केस ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द मूविंग कॉइल इज wound on a thin aluminum farmer to produce the eddy current damping force। देखिए मूविंग आयरन के अंदर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है जबकि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ईडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड होती है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम हाई वोल्टेज मेजर करते हैं उसमें ग्रेविटी कंट्रोल डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम स्प्रिंग कंट्रोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किसी इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफायर की रीडिंग बराबर होती है 1.11 गुणे के पीएमएमसी का रीडिंग। देखिए पीएमएमसी जो होता है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, रेक्टिफायर आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो हम जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू बराबर 1.11 गुणे के एवरेज वैल्यू।
देखिए यहाँ से जो है कि RMS वैल्यू का मान दिया है 30। तो यहाँ से PMMC का रीडिंग बोले तो एवरेज वैल्यू का मान हो जाएगा 30/1.11, यानी 27 एम्पियर। अब देखिए चूंकि फार्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू बटा के एवरेज वैल्यू, यानी फार्म फैक्टर बराबर हो जाएगा 32/27, यानी 1.184। यानी कि इसका देखिए सवाल है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाई ए रेक्टिफायर एंड ए हॉट वायर एमीटर एंड द रीडिंग आर फाउंड टू बी 30 एम्पियर एंड 32 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ द करंट वेव? Which of the following quantity is measured by a moving iron instrument? करंट एंड वोल्टेज। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से केवल करंट और वोल्टेज मेजर किया जा सकता है। देखिए इस चार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मूविंग आयरन दो तरह का होता है, एक तो अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन। मूविंग आयरन दो तरह का होता है, एक तो अट्रैक्शन टाइप, दूसरा रिपल्सन टाइप। देखिए मूविंग आयरन से AC तथा DC दोनों को मेजर किया जा सकता है। तथा ध्यान दें, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसको केवल अमीटर अथवा वोल्टमीटर के रूप में यूज करते हैं तथा इसे सिर्फ वोल्टेज तथा करंट मापा जा सकता है। और देखिए दूसरा PMMC, इससे केवल DC मेजर किया जाता है तथा इसके द्वारा हम केवल सिर्फ वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं तथा इसको अमीटर तथा वोल्टमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा डायनामोमीटर। डायनामोमीटर AC तथा DC दोनों को मेजर कर सकता है तथा यह अमीटर, वोल्टमीटर तथा वाटमीटर तीनों तरह से यूज में लाया जाता है। इससे वोल्टेज, करंट तथा पावर तीन चीज मापा जा सकता है डायनामोमीटर से। अब देखिए इंडक्शन टाइप डायनामोमीटर। इंडक्शन टाइप डायनामोमीटर केवल AC पर काम करता है तथा इसके द्वारा हम वोल्टेज, करंट, पावर तथा एनर्जी चारों चीज माप सकते हैं। मतलब कि इसे एज ए अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर तथा एनर्जी मीटर के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए पांचवा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। यह AC तथा DC दोनों पर काम करता है तथा यह केवल वोल्टमीटर के रूप में यूज किया जाता है तथा इसे केवल वोल्टेज मेजर किया जा सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन ध्यान दें कि वाटमीटर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से बनाया जा सकता है, तो डायनामोमीटर से तथा इंडक्शन टाइप डायनामोमीटर से। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इससे भी वाटमीटर बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इन ए पावर मेजरमेंट बाई 2 वाट मीटर मेथड द वाट मीटर रीड W1 200 वाट एंड W2 माइनस 200 वाट, फाइंड द पावर फैक्टर। तो देखिए यदि W1 का मान 200 वाट तथा W2 का मान माइनस 200 वाट है तो हम जानते हैं फाई बराबर होता है tan इनवर्स करणी में 3 W1 माइनस W2 बटा के W1 प्लस W2। तो देखिए यहाँ जब मान रखेंगे W1 का मान 200, W2 का मान माइनस 200, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स इनफाइनाइट। तथा tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब यह होता है कि जो फाई का मान होता है वह 90 अंश हो जाएगा। तो जब फाई का मान 90 अंश हो जाएगा तो जो पावर फैक्टर कास फाई बराबर हो जाएगा कास 90 अंश, बोले तो 0 हो जाएगा। यानी कि जब 2 वाट मीटर का पावर रीडिंग जो है कि पॉजिटिव तथा नेगेटिव हो तथा सेम मैग्नीट्यूड में हो तो
उनका पावर फैक्टर 0 होता है। इस ध्यान से इस चार्ट को देखें। जैसे देखिए पहला केस, यदि दोनों वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव हो तथा उनका जो मैग्नीट्यूड हो आपस में समान हो, यानी W1 बराबर W2, तो उस समय जो पावर फैक्टर होगा वह 1 होगा, यूनिटी होगा, तथा जो कोण फाई का मान होगा वह 0 होगा। अब देखिए, यदि देखिए दूसरा बात कि जब दोनों वाट मीटर का रीडिंग पॉजिटिव हो तथा W1 का मान W2 से बड़ा हो, तो उस समय जो पावर फैक्टर का मान होगा वह आधा से बड़ा तथा 1 से कम होगा, तथा उसके यदि एंगल कोण की बात करें तो वह जो होगा वह 60 अंश से छोटा तथा 0 अंश से बड़ा होगा। अब देखिए, यदि दोनों वाट मीटर का रीडिंग एक का पॉजिटिव तथा दूसरे का नेगेटिव हो तथा मैग्नीट्यूड दोनों वाट मीटर का बराबर हो, तो उस समय जो पावर फैक्टर का मान होगा वह 0 होगा तथा फाई का मान 90 अंश होगा। मतलब कि उसी फार्मूला में रखकर सबको निकाला गया है, सब पांचों केस को। देखिए कोई डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, उसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो कौन सा मेथड अपनाएंगे? तो देखिए डीसी सीरीज मोटर का सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है वह वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब 1 ओम से भी नीचे का होता है। तो 1 ओम से नीचे का भी रेजिस्टेंस मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड का उपयोग लाया जाता है। जैसे देखिए डीसी सीरीज मोटर का जो फिगर बनाया गया है, देखिए सवाल दिया है द पीक फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज। देखिए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का फिगर तथा इसका देखिए जो है कि मैक्सिमम मान Vm होता है तथा RMS मान Vm बटा के 2 होता है। पीक फैक्टर बराबर होता है V मैक्सिमम बटा के V RMS, यानी Vm बटा के Vm/2, यानी इसका पीक फैक्टर का मान 2 होगा। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की बात करें तो उसका फिगर नीचे बनाया गया है तथा फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का मैक्सिमम मान Vm होता है तथा इसका RMS मान Vm बटा के √2 होता है। तब देखिए पीक फैक्टर का मान हो जाएगा Vm बटा के √2, यानी कि आंसर √2, यानी कि देखिए इसका पीक फैक्टर का मान 1.414 होगा। ध्यान दीजिए ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तथा ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज को याद रखने का ट्रिक बी से बोरान, ए से एल्युमिनियम, जी से गैलियम, आई से इंडियम। अब देखिए पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तथा पेंटावलेंट के अंतर्गत आते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन। इसको देखिए याद रखने का ट्रिक हो जाएगा पाना, पी से फास्फोरस, ए से आर्सेनिक, एन से नाइट्रोजन, ए से एंटीमनी। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ क्लास ऑफ पावर एम्पलीफायर इज बेस्ट इन टर्म ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल? तो क्लास सी। अब देखिए 4 तरह के पावर एम्पलीफायर होते हैं, जिसमें पहला क्लास ए एम्पलीफायर, इसका कंडक्शन एंगल 360 अंश तथा इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% होता है।
अब देखिए दूसरा क्लास बी पावर एम्पलीफायर, इसका कंडक्शन एंगल कम होता है, मतलब 180 अंश होता है, तथा इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 78.5% होता है। अब देखिए क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, इसका कंडक्शन एंगल 180 से 360 के बीच में होता है, इसीलिए इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी भी 50 से 78.5 अंश तक होता है। अब देखिए जो क्लास सी पावर एम्पलीफायर होता है, इसका कंडक्शन एंगल 180 अंश से कम होता है, तथा इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा अथवा बराबर हो सकती है। सवाल दिया है, व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज ड्राइवन टू सैचुरेशन रीजन इट्स आउटपुट वोल्टेज इज आइडियली। तो देखिए दो सिचुएशन होता है, एक तो सैचुरेशन रीजन, दूसरा कट ऑफ रीजन। सैचुरेशन रीजन मतलब कि ऑन स्विच, मतलब कि करंट मैक्सिमम होता है तथा वोल्टेज शून्य होता है। अब देखिए कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन मतलब ऑफ स्विच, तथा ऑफ स्विच में करंट का मान शून्य होता है तथा वोल्टेज मैक्सिमम होता है, यानी कि सैचुरेशन रीजन में आउटपुट वोल्टेज का मान शून्य होगा। देखिए पूरा का पूरा जो पीएन डायोड होता है वह कैपेसिटर के तरह व्यवहार करता है, तथा जो डिप्लेशन लेयर होती है वह इंसुलेटर के तरह दिखती है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर में इमोबाइल आयन होते हैं, कोई भी मूविंग चार्ज नहीं होता है। जैसे देखिए कि यह एक पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें देखिए जो पी वाला रीजन है इसमें होल है जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरह काम कर रहे हैं, तथा जो दूसरा जो एन वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है, तथा बीच में इमोबाइल आयन है जो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। मतलब कि पूरा डायोड जो है एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। तथा देखिए जो डिप्लेशन लेयर है उसमें कोई भी मतलब कि मोबाइल चार्ज नहीं है, सब इमोबाइल आयन है, अतः यह इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन दिया है, व्हेन शंट कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, खाली स्थान, इज द मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर व्हेन केवीए डिमांड इज कांस्टेंट। देखिए पावर फैक्टर पूछ रहा है, इकोनॉमिक पावर फैक्टर, इसका मान होता है cos फाई। अब देखिए हम जानते हैं tan फाई बराबर होता है Q/P। यहाँ पे Q जो है रिएक्टिव पावर है तथा P अपरेंट पावर है। तो देखिए यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स Q/P। तो देखिए cos फाई बराबर हो जाएगा cos tan इनवर्स Q/P, यानी कि पावर फैक्टर हो जाएगा cos tan इनवर्स एनुअल चार्ज पर केवीए आर ऑफ कैपेसिटर बटे के एनुअल रिटर्न पर किलोवाट ऑफ इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन दिया है, द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन मीटर operates by counting the revolution of an aluminum disc that is made to rotate at a speed proportional to the power होगा। देखिए एनर्जी मीटर में जो डिस्क होता है उसकी स्पीड प्रोपोर्शनल होता है समाकलन पावर इंटू dt के। मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड एन प्रोपोर्शनल होता है पावर के। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन मीटर में जो डिस्क स्पीड घूमता है तो एनर्जी को मेजर करता है। दूसरा एक ठो सूत्र देखें, एनर्जी मीटर कांस्टेंट के बराबर होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटे के पावर
इन किलोवाट गुणे के टी इन आवर, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बटा के पी गुणे के टी, यही होता है जो कि एनर्जी मीटर कांस्टेंट का यूनिट रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा होता है। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इनकरेक्ट फॉर मेजरमेंट बाई मल्टी टेस्टर। मल्टी टेस्टर से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। दूसरा देखिए कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। बट ध्यान दें पावर जो कि वाटेज है उसको कभी नहीं मल्टी टेस्टर से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सीआरओ इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पाथ ऑफ बीम। पाथ ऑफ बीम को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के द्वारा चेंज करते हैं। दूसरे बात ध्यान दें फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड का काम होता है। जिन इलेक्ट्रॉन की गति धीमा हो गया है उनकी स्पीड को अत्यधिक मात्रा में मतलब तेज़ी से बढ़ाना, यह फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड का काम होता है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के बीम के डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के द्वारा चेंज किया जाता है। ध्यान दीजिए जब दो एरर को हम जोड़ते अथवा घटाते हैं तो उसमें ध्यान दें कि ऑलवेज टेक सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उनका जोड़ते हैं। यदि हमको एरर को गुणा करना हो अथवा भाग लगाना हो तो उसमें मैक्सिमम एरर निकालने के लिए ऑलवेज टेक सम ऑफ परसेंटेज वैल्यू, मतलब कि परसेंटेज वैल्यू को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है W2 इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू मेजर्ड पावर व्हेन W1 100 वाट प्लस माइनस 1% एंड W2 इज 80 वाट प्लस माइनस 5%। ध्यान दें यहाँ पे जो है कि पावर का डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी W बराबर W1 माइनस W2। तो जो एक्चुअल मान है जैसे 100 वाट तथा 80 वाट इन दोनों को तो आपस में घटा देंगे तो 100 वाट माइनस 80 वाट यानी 20 वाट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें जो यहाँ पे 1% और 5% एरर दिया है उसको डायरेक्ट जोड़ते अथवा घटाते नहीं हैं, इनको सिर्फ जोड़ते हैं और वह भी ध्यान दें परसेंटेज में नहीं जोड़ेंगे, इनको एब्सोल्यूट वैल्यू में जोड़ेंगे। मतलब ये देखेंगे कि 100 का 1% कितना होता है तो 1 होता है, यानी W1 का एरर 1 हो जाएगा तथा W2 का एरर अब देखते हैं तो 80 का 5% हो जाएगा 4, यानी कि W2 का एरर 4 होगा। तो अब देखिए W1 का 1 यूनिट एरर था और W2 का 4 यूनिट एरर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, मतलब कि जो पावर का डिफरेंस हो जाएगा 20 एरर 4 प्लस 1 यानी 5। और देखिए जो डिफरेंस है 20 प्लस माइनस 5, तो अब देखिए एरर को परसेंटेज में निकालना है तो 20 का 5 कितना परसेंटेज होगा तो 5/20 गुणे के 100 यानी कि 25% एरर मैक्सिमम एरर हो जाएगा। जब दो यूनिट का सब्ट्रैक्शन अथवा एडिशन होता है
तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए दोनों के एरर को जोड़ दिया जाता है, न कि घटाया जाता है। ध्यान दें इस बात को। वह भी जोड़ा अथवा घटाया जाता है तो एब्सोल्यूट मान को, न कि परसेंटेज मान को। सिर्फ भाग तथा गुणा में ही परसेंटेज मान को जोड़ा जाता है, वह भी भाग अथवा गुणा वाला कंडीशन होगा तब। एक ठो क्वेश्चन है, इन वेन्स ब्रिज विच इज यूज्ड टू मेजर अ नोन कैपेसिटेंस द टोटल नंबर ऑफ आर्म्स ऑफ द ब्रिज हैविंग ए सिंगल रजिस्टर ओनली इच। तो आंसर होगा 2। देखिए यहाँ पे वेन्स ब्रिज का फिगर दिया हुआ है। इसमें देखिए दो ठो भुजा है, उसमें केवल सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ा है, इसी को वह पूछा है। तथा देखिए बाकी की 2 भुजा हैं, उनमें रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर भी जुड़ा है। एक भुजा में कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा है, दूसरी भुजा में कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है। अब देखिए इस वेन्स ब्रिज के द्वारा हम पहले के ज़माने में फ्रीक्वेंसी तथा कैपेसिटेंस दोनों मेजर करते थे, लेकिन आज के ज़माना में कैपेसिटेंस को शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। वेन्स ब्रिज के द्वारा सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। मतलब कि वेन्स ब्रिज में देखिए एक जो सप्लाई वोल्टेज है, फिर देखिए एक मैकेनिकल कपलिंग यहाँ पे होती है। जैसे दोनों जो कैपेसिटर वाली भुजा होती है, वहाँ पे मैकेनिकल कपलिंग होती है। अब देखिए बीच में नल डिटेक्टर होता है। सवाल है, व्हाट इज द न्यू रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन एट द न्यू बेस MVA रेटिंग ऑफ 100 एंड 11 किलोवोल्ट इफ द 0.4 पर यूनिट रिएक्टेंस produces the same transmission line at a base 75 MVA rating with 10 किलोवोल्ट। अब देखिए न्यू जो दिया है 100 MVA 11 किलोवोल्ट तथा ओल्ड वाला में दिया है 75 MVA 10 किलोवोल्ट 0.4 पर यूनिट। तो देखिए जेड पर यूनिट न्यू बराबर होता है जेड पर यूनिट ओल्ड गुणे के एस भी न्यू बटा के एस भी ओल्ड गुणे के अलग से कोष्टक में भी ओल्ड बटा के भी न्यू कोष्टक बंद का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड वाला जेड पर यूनिट 0.4 है तथा नया वाला MVA रेटिंग 100 है तथा जो पुराना वाला MVA रेटिंग है 75 है तथा पुराना वाला जो वोल्टेज रेटिंग है वह 10 है तथा नया वाला वोल्टेज रेटिंग जो है वह 11 है। यानी कि 0.4 गुणे के 100 बटा के 75 गुणे के 10 बटा के 11 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4.44। देखिए विथ रेफरेंस टू द जनरलाइज्ड सर्किट कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन द यूनिट ऑफ कांस्टेंट C इज। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन का पाई अथवा टी जो नॉमिनल होता है वह ABCD आव्यूह के रूप में होता है, जिसमें A और D डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं तथा B का यूनिट ओम होता है तथा C का यूनिट महो होता है। आंसर महो हो जाएगा। देखिए एक कंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है। तो एक कंडक्टर का इंडक्टेंस L बराबर होता है म्यू नोड अपान 2 पाई अलग से गुणा में Ln D अपान R डैश हेनरी पर मीटर। अब देखिए R डैश का मान 0.7788 R होता है R डैश का मान। अब देखिए लूप का इंडक्टेंस निकालेंगे तो एक लूप में 2 कंडक्टर आते हैं, मतलब कि लूप का इंडक्टेंस सिंगल फेज 2 वायर लाइन के लूप का इंडक्टेंस बराबर हो जाएगा 2 गुणे के
एक कंडक्टर का इंडक्टेंस, यानी कि यहाँ हो जाएगा इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर बटे के लूप इंडक्टेंस का मान हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 आ जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एन एडिशन ऑफ 1% अथवा 2% कैडमियम टू कॉपर। देखिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह बढ़ जाता है, लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है वह घट जाती है। यदि किसी कंडक्टर मटेरियल में जो कैडमियम हो उसको बढ़ा देंगे तो 1 से 2% यदि बढ़ा देंगे तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वह तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका कंडक्टिविटी कम हो जाती है। देखिए यदि कॉपर वाले कंडक्टर में यदि हम 1 से 2% मात्र कैडमियम मिला देंगे तो 50% टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा वह कंडक्टर का बढ़ जाएगा। क्वेश्चन एक दिया है, ए सिंगल फेज लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर विच फॉर्म ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 1 टर्न। मतलब ये एक सिंगल फेज लाइन है जिसमें 2 ठो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, तो ये एक ठो रेक्टेंगुलर मतलब एक ठो आयताकार लूप बनाते हैं। दूसरा बात उसमें टर्न सिर्फ एक होता है। हम जानते हैं कि एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, इनकैंडेसेंट लैंप में नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिक्सर होता है। सोडियम वेपर लैंप में नियॉन प्लस सोडियम ड्रॉपलेट की मिक्सचर गैस होती है। नियॉन और सोडियम ड्रॉपलेट की मिक्सचर गैस होती है सोडियम वेपर लैंप में। देखिए मरकरी वेपर लैंप में आर्गन तथा मरकरी के ड्रॉपलेट का मिक्सर वाली गैस होती है। मरकरी वेपर लैंप में आर्गन और मरकरी ड्रॉपलेट वाली मिक्सचर गैस होती है। देखिए फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस होती है, तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है वह लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। तो इसमें भी वही आर्गन और मरकरी ड्रॉपलेट वाली गैस ही होती है। अब देखिए अगला जो एक ठो लैंप बचा है नियॉन लैंप। तो नियॉन लैंप में नियॉन गैस होती है। अब देखिए नियॉन लैंप में यदि नियॉन गैस होती है तो उसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है, जबकि नियॉन लैंप में यदि हीलियम गैस यदि भर दें तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन इल्यूमिनेशन मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ ए सोर्स बटे के मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ द सेम सोर्स का मान होता है रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर बराबर होता है MSCP बटा के MHSCP। रिडक्शन फैक्टर बराबर होता है M का मतलब मीन, S का मतलब स्फेरिकल, C का मतलब कैंडल तथा P का मतलब पावर तथा H का मतलब है हेमी। अब देखिए एक ठो स्पेसिफिक कंजप्शन होता है, इसका मान होता है रेशियो या पावर इनपुट बटा के ल्यूमेंस आउटपुट। मतलब कि पावर ऊपर होगा और ल्यूमेन आउटपुट नीचे होगा, तो उसे हम लोग स्पेसिफिक कंजप्शन बोलेंगे। स्पेसिफिक कंजप्शन बराबर होता है पावर इनपुट बटा के ल्यूमेंस आउटपुट। अब देखिए ल्यूमिनियस स्पेस एफिशिएंसी, किसी भी लैंप की ल्यूमिनियस एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल ल्यूमेंस बटा के पावर इनपुट। मतलब ऊपर यदि ल्यूमन तथा नीचे इनपुट हो जाए तो उसे ल्यूमिनियस एफिशिएंसी बोलते हैं। तथा ल्यूमिनियस एफिशिएंसी का
यूनिट होता है ल्यूमेन प्रति वाट।